हाँ सुनो, हमारे पास क्वांटम से रिलेटेड दो सांख्यिकीयां हैं। हमने पहले बताया बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक, ठीक है। तो अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के बारे में। उसकी भी जानकारी लेते हैं, क्या क्या कहता है वो, क्या क्या उसके कंक्लूजन है। तो सबसे पहले बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, इसको अपन बोलेंगे बीई स्टैटिस्टिक्स शॉर्ट में। जब भी अपन कभी यूज करेंगे इसको तो बीई, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक। चलो अब जरा सुनो इसके बारे में। इसने क्या कहा, एक ये जो बोस है, ये भारतीय एक वैज्ञानिक है, एस.एन. बोस। उसने आइंस्टीन का जो स्टैटिस्टिक्स था उसका रिसर्च किया। उसके बेसिस पर एक नया कंक्लूजन निकला जिसको अपन बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहते हैं। वो कहता है कि जो कण होना चाहिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का मतलब इस सांख्यिकी का पालन करने वाला जो कण होना चाहिए वो एक तो कैसा होना चाहिए? अभिन्न। अभिन्न का मतलब है जिसके जैसा दूसरा नहीं है। वो मीन्स एक यूनिक कण है, अद्वितीय कण है। सर्वसम होना चाहिए। और तीसरा सममित होना चाहिए। कहता है कि जो पार्टिकल है वो कैसा होना चाहिए? सममित तरंग फलन वाला होना चाहिए, सर्वसम होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए, शून्य या फिर पूर्ण चक्रण वाला होना चाहिए। मीन्स एक ऐसी सांख्यिकी जिसका पार्टिकल कैसा हो, या अगर अपन ऐसे कहें कि कोई कण जो कैसा है? अभिन्न है, सर्वसम है, सममित है और शून्य या पूर्ण चक्रण वाला है। मीन्स एच क्रॉस का पूर्ण चक्रण होना चाहिए। पूर्ण चक्र मतलब एन एच क्रॉस की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कण इस स्टैटिस्टिक्स का क्या करता है? पालन करता है। एक और काम की बात, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करेगा। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम यह है कि किसी क्वांटम अवस्था में केवल एक कण रह सकता है। मतलब आपको जो क्वांटम अवस्थाओं की जो संख्या है वो कणों की संख्या के बराबर रखनी पड़ेगी, कम से कम। उससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। पाउली ये कहता है कि किसी भी क्वांटम अवस्था में एक से अधिक कण नहीं रह सकते, या एक क्वांटम अवस्था में दो कण पॉसिबल नहीं है। पहले बताया था ना इसके बारे में हमने। इसका मतलब ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्वांटम अवस्था में, एक क्वांटम अवस्था में एक से अधिक कण पॉसिबल है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर अपन इस बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सारे काम होते हैं उसमें। कण अभिन्न भी होगा, सर्वसम भी होगा, सममित तरंग फलन वाला भी होगा, शून्य या पूर्ण चक्रण वाला भी होगा, और पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करने वाला होगा। ऐसे जो कण हैं उनको नाम देते हैं क्या? बोसोन पार्टिकल। हाँ, ऐसे पार्टिकल का नाम क्या होता है? बोसोन पार्टिकल। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या होती है? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पार्टिकल जब अपन फाइनल ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल पढ़ते हैं वहां नाम, जैसे फोटोन, मैसोन, और मैसोन में भी पाई मैसोन, जो न्यूक्लियर फोर्स का सबसे प्रमुख कारण होता है, ठीक है। एक होता है गेज बोसोन, एक पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन। ये सारे के सारे पार्टिकल इस सांख्यिकी को क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं। एक पार्टिकल हिग्स बोसोन भी होता है, गेज बोसोन भी होता है, कई सारे पार्टिकल होते हैं, वो बोसोन की प्रॉपर्टी में आते हैं। मैसोन जिसका चक्रण 1 होता है, फोटोन चक्रण 0 होता है, ग्रेविटॉन चक्रण 2 होता है। और ये जो ग्रेविटॉन जो पार्टिकल है ये गुरुत्वाकर्षण का क्वांटा होता है। वैसे ये किसका क्वांटा होता है? ये गुरुत्वाकर्षण का क्वांटा होता है। और इसका जो चक्रण होता है वो कितना होता है? S=2, ठीक है। ऐसे जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल किसकी श्रेणी में आते हैं? बोसोन पार्टिकल की श्रेणी में आते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन कोई एक निकाय मान लेते हैं, निकाय में कणों की संख्या, और उसी में जो अपभ्रष्टता है, या अगर अपन कहें कि क्वांटम अवस्थाओं की संख्या, उनको मान लेते हैं। और उसके बेसिस पर अपन एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो जरा आओ। चीजें क्या याद रखनी है? चीजें यही याद रखनी है कि सममित होना चाहिए, पूर्ण चक्रण वाला होना चाहिए,
अभिन्न होना चाहिए, सर्वसम होना चाहिए, ठीक है, और पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करना चाहिए। तो अपन मान लेते हैं, माना किसी निकाय में, हमारे पास कोई निकाय है, ठीक है, एन अविवेद्य कणों के लिए, अविवेद्य तो होते ही है भाई, ये पहले ही बता चुके हैं अपन, क्वांटम के सारे कण अविवेद्य होंगे, मींस एक दूसरे में अतिव्यापित रहेंगे, आप लोग अलग अलग नहीं निकाल सकते उनको। माना किसी निकाय में एन अविवेद्य कण जिनके संगत ऊर्जा अवस्था E1 E2 E3 डैश डैश क्या है, En है, ठीक है, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण और उसके संगत ऊर्जा की अवस्था E1 E2 En है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, इन ऊर्जा अवस्थाओं के संगत हर एक ऊर्जा अवस्था के कण तो होंगे भाई, बहुत सारे कण है मान लो पात्र में, उसमें अलग अलग एनर्जी के पार्ट होंगे, जैसे हमने एनर्जी तो मान ली, कुछ पार्टिकल E1 एनर्जी के हैं, कुछ E2 एनर्जी के, कुछ E3 एनर्जी के और कुछ En एनर्जी के पार्टिकल है, ठीक है। इन ऊर्जा अवस्थाओं के संगत कणों की संख्या N1 N2 डैश डैश Nn है, या फिर N है, क्योंकि N है ना टोटल पार्टिकल, ऊर्जा अवस्था भी En है, तो इतनी ऊर्जा वाले कितने कण हैं, Nn कण हैं। E1 ऊर्जा वाले कण कितने हैं, N1 कण हैं, ये कणों की संख्या है। एवं इन कणों के संगत क्वांटम अवस्थाएं भी तो होंगी जहां कण रहेंगे, ये भी तो होगा कणों के संगत क्वांटम अवस्थाएं, और उसको शो करेंगे अपन G1 G2 डैश डैश Gn। सुनो सर जी, काम की चीज, हमने माने हमारे पास n टोटल कण थे, ठीक है, उन n कणों में और उस n कणों के संगत एनर्जी की स्टेट कितनी थी, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं 20, अपन परसेंटाइल देखेंगे साहब 80 से ऊपर वाले बच्चे कितने हैं, 75 से 80 वाले बच्चे कितने हैं, और 70 टू 75 वाले बच्चे कितने हैं। तो ये तो कंडीशन ले ली हमने, हमने माना कि 20 तो बच्चे हैं टोटल, जिनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं, इस रेंज में हैं, जैसे n कणों में से उनके संगत जो ऊर्जा अवस्था है वो E1 E2 E3 और En है, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई कि साहब कौन कौन सी कंडीशन के आधार पर आप बच्चों की जानकारी चाह रहे हैं, भाई यही तो है कि भाई आप लोग क्या, किसके बेसिस पर बच्चों को, हाँ, आधार पर अलग अलग कर रहे हैं, या उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, वो बेसिस है इसका, जैसे ये ऊर्जा का बेसिस है। अब इस अवस्था में मान लो साहब 15 बालक हैं, इस रेंज के, इस रेंज के 2 बालक हैं, इस रेंज के साहब 3 बालक हैं, वो तो कोई सा भी स्थिति हो सकती है। तो हमने माना कि इस ऊर्जा अवस्था के संगत जो कण है वो कितने हैं, N1 है, इसके संगत कण N2 है, इसके संगत कण Nn है। अब इनमें भी हमने ये भी मानते हैं कि भाई कण जहां रहता है उस अवस्था को क्वांटम अवस्था कह रहे हैं, उस क्वांटम अवस्था की स्थिति है G1 G2 और Gn। तो अपन किसी एक अवस्था के लिए, जैसे कोई एक आईवी स्टेट ले लें, जैसे भाई जैसे पहला दूसरा तीसरा आईवी कोई स्टेट लें, उस आईवी स्टेट में कणों के किसी ऊर्जा अवस्था में पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको लिखने का एक तरीका होता है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में, और उसको किस तरीके से लिखा जाता है देखो जरा। अतः किसी अतः कण के किसी आयंत स्टेट में, मतलब आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, और उसको शो करेंगे ओमेगा आई से,
कण के किसी IV स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको किससे शो किया जाएगा, ओमेगा WI, ये जो W माना था हमने ऊष्मागतिक प्रायिकता को, WI से। और उसका फॉर्मूला होता है NI प्लस GI-1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल NI और फैक्टोरियल GI-1। ये याद रखना पड़ेगा। ये किसी कण को लिखने का क्या है, तरीका है। फर्मी डिराक में अलग होगा, मैक्सवेल में अलग होगा, ठीक है। तो कण के किसी IV अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, ये किसी एक अवस्था की प्रायिकता है। सारी प्रायिकता चाहिए थी होती है तो अपन क्या करते हैं, इनटू करते हैं प्रायिकताओं का। सही कह रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये किसी एक अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता हो गई। चलो जरा आगे आओ, बोलो। हाँ ये बात बिल्कुल सही पूछी है। N1 कण इस स्टेट में जाएगा, एन जितने भी N1 कण हैं, वही हमने कहा ना कि एक अवस्था में एक से अधिक कण रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना, ये इस वाली संख्या से कम हो सकती है। हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो NI का वैल्यू, जो GI का जो वैल्यू है या G का जो वैल्यू है वो N से कम हो सकता है। क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कणों की अवस्थाओं, कणों की संख्याओं से कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक कण एक ही अवस्था में रह सकते हैं। घर में 10 आदमी, कमरे 4 हैं, एडजस्टेबल है, सिस्टम बैठ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगी सब ना, सब जैसे शहरों में होता है, बड़े बड़े शहरों में सबका अलग अलग पर्सनल, तो उसमें दिक्कत आती है। कोई एक रिश्तेदार भी आ जाता है तो उसकी समस्या हो जाती है। तो ये वाली बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। अतः सभी कोष्ठकाओं के लिए, ये तो किसी आयंथ स्टेट की बात हुई, अतः सभी अवस्थाओं के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता का मतलब कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता हो गई, वो तो सभी अवस्थाओं के लिए निकालोगे तो, और उसको शो कर रहे हैं अपन W से। इक्वल क्या लिखा जाएगा, N1 प्लस G1-1 अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल G1-1 इंटू, इंटू करते हैं ना सारी प्रायिकताओं का, फैक्टोरियल N2 प्लस G2-1 अपॉन फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल G2-1 डैश डैश करते चलो, NN प्लस GN-1 अपॉन फैक्टोरियल NN फैक्टोरियल GN-1। काम चलेगा, ठीक है। चलो इसको लिखने का एक और तरीका अपने पास, अपन पाई आई लगा दें, जोड़ते हैं तो समेसन लगाते हैं, इनटू करते हैं तो पाई लगा देते हैं, इसलिए W इक्वल टू पाई आई। आई के वैल्यू चेंज करते रखेंगे और अपन कह देंगे कि आई का जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक, और वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल NI प्लस GI-1 अपॉन फैक्टोरियल NI और फैक्टोरियल GI-1। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया W का, ठीक है। I इक्वल टू 1 to N NI प्लस GI-1 अपॉन NI GI-1। अपन क्या करते हैं, अपन एक और चीज मान लेते हैं। देखो कणों की संख्या, ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, दोनों ज्यादा मान होते हैं नॉर्मली। जो ये जो वैल्यूज होती है क्या होती हैं, खूब ज्यादा होती हैं। चूंकि किसी निकाय में कणों की संख्या एवं संगत क्वांटम अवस्थाओं की संख्या एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर एक से ज्यादा है तो NI प्लस GI-1 करो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो जैसे कणों की संख्या हुई साहब 10,000, 10 लाख, अवस्थाओं की संख्या हुई उसमें से कुछ कम, उसमें से अगर एक को हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब NI प्लस GI-1 को आप लोग NI प्लस GI लिख सकते हो, और GI-1 को
जी आई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो डब्ल्यू बनेगा आपके पास, डब्ल्यू इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू एन फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई और फैक्टोरियल जी आई। अपन क्या करेंगे, पहले इसका लॉग लेना पड़ेगा अपन को, फिर स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और तब आगे सारी बातें करेंगे। ठीक है, और वो सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने ये माना है कि अगर निकाय में कणों की संख्या ज्यादा है, क्वांटम अवस्थाओं की एक से तो ज्यादा ही होगी, ये तो सिंपल सी बात है। इसका मतलब एन आई प्लस जी आई माइनस वन को एन आई प्लस जी आई लिख सकते हैं, एक ही तो कम किया है। और जी आई माइनस उससे तो एक से तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, बस थोड़ा सरल बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो, हाँ ये आयंत क्वांटम स्टेट है कोई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चलो आगे की सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे।